हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेकअप। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनको करते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड। इन्होंने बोला है कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हैं तो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, हमें इसकी केमिकल इक्वेशन बना के दिखानी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को और लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड की पीपीटीज फॉर्म होती हैं, येलो पीपीटीज, राइट। तो हमें पहले तो ये समझना है कि यार ये जो लेड नाइट्रेट है और ये जो KI है इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखो, पोटेशियम आयोडाइड को हम लिखते हैं KI, लेड नाइट्रेट को लिखते हैं PbNO3(2). इसको रिएक्ट करने पर क्या फॉर्म होता है, येलो पीपीटीज बनती है लेड आयोडाइड की और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो यूं ही गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि लेड की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है और यहाँ पर तो 2 हमें दिख ही नहीं रहा है ना। तो आपको पता है ना कैसे फॉर्मूले बनते हैं। देखो, जैसे ये लेड है और ये आयोडाइड है, सो लेड की जो वैलेंसी है वो 2 होती है और आयोडाइड की -1। तो जब हम लेड और आयोडाइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पर I2 आ जाएगा और यहाँ पर Pb1, राइट। सो ये फॉर्मूला होगा PbI2। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिड की वैलेंसी 2 होती है ना, तो यहाँ पर होल 2 आना चाहिए, यहाँ पर नहीं है तो ये भी गलत। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल रिबन X burn in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash Y. The correct description XY and the type of reaction is. तो हमें पता है रिबन जैसे ही बोलते हैं तो हमारे मन में क्या क्लिक करना चाहिए, मैग्नीशियम रिबन। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट पाउडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो X होगा वो क्या है, मैग्नीशियम, और जो हमारा Y है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 सब्सटेंस को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती है। एक है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट गिवन होगी और साथ ही साथ उसका रीज़न दिया होगा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है वो ऐसी क्यों है तो उसका रीज़न दिया होता है, राइट। उसके बाद हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं ABCD, उसके अकॉर्डिंग हमें टिक करना होता है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें पूछा है कि जब हम क्विकलाइम को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हीट रिलीज होती है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, वो एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि क्विकलाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर, क्योंकि क्विकलाइम पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। हमें पता है कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होती है, राइट। और यहाँ पर रीज़न भी ये लिखा है कि जो हीट है वो रिलीज़ हो रही है, यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और साथ ही साथ ये रीज़न इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो हम क्या टिक करेंगे, बोथ A एंड R आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, और R जो है वो A को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A। अगर आप NCERT को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये स्टेटमेंट पूरी एज इट इज़ मिलेगी। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। ठीक है, और यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। सो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, सो प्लीज़ NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट A इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग gets converted into another salt B, which is commonly used to remove the hardness of water. And a gas C is evolved. Gas C when passed through lime water turns it milky. Identify A, B and C. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे हम डील करते हैं क्वेश्चंस के साथ ये हम सीखते हैं। देखो, यहाँ पर बोला है कि सॉल्ट A जो है, ठीक है, वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। और जो सॉल्ट B फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, वो कहाँ पर यूज़ होता है, और एक गैस रिलीज़ हो रही है। जब इस गैस को हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो जो सोल्यूशन है वो मिल्की टर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्ट A है वो बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है। बेकरी प्रोडक्ट्स में जो यूज़ होता है उस केमिकल कंपाउंड का क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है और ये बेकिंग प्रोडक्ट्स में, यानी कि बेकरी में केक को फुलाने के लिए, उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए यूज़ होता है, राइट। सो यहाँ पर मुझे पता चल गया जो कंपाउंड A है, जो सॉल्ट A है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे पता चला मुझे,
बेकरी प्रोडक्ट से, राइट। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, उन्होंने बताया ऐसा सब्सटेंस बनता है जो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक हुआ कि जो बनेगा वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, राइट। और उन्होंने बोला एक और गैस रिलीज़ होती है, गैस कौन सी रिलीज़ होगी, CO2 रिलीज़ होगी, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर रिलीज़ होगा, ठीक है। आपको पता है कौन सा रिएक्शन है, ये देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर और CO2, राइट। यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी यानी कि जो गैस C है उसका क्या नाम है, CO2, ठीक है। सो मुझे कैसे पता चला यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हुई है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, जब हम CO2 को लाइम वाटर के साथ पास करते हैं, इसके थ्रू पास करते हैं, तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ होगा और पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होता है जो हमारे सोल्यूशन को मिल्की बनाता है, राइट। तो याद रखना CO2 गैस जब भी CaOH2 के थ्रू पास होगी, लाइम वाटर के थ्रू पास होगी, तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होता है वो किस लिए फेमस है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, और ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग कॉज करता है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। सो A हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, B इज़ सोडियम कार्बोनेट एंड C इज़ CO2। तो इससे हमें ये भी पता चला कि हम लोगों को जितने भी सॉल्ट्स हैं, जितने भी आपको पीछे सॉल्ट्स दे रखे हैं उन सब की रिएक्शंस एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए, चाहे वो बेकिंग सोडा से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लोर अल्कली मेथड हो, या फिर वॉशिंग सोडा हो, कुछ भी हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एनीथिंग, आपको सबकी रिएक्शंस एकदम अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक गैस रिलीज होती है, ठीक है। द गैस एक्ट्स रिएक्ट्स विद लाइम वाटर। तो जब हम उस गैस को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाई कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। जो वाई कंपाउंड है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहीं से ही आपको हिंट मिल गया होगा कि ब्लीचिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, है ना, इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। तो हमें X बताना है, Y बताना है और केमिकल रिएक्शंस लिख के बतानी है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर हमें दो हिंट दे रखे हैं, एक तो कोई रिएक्शन होता है उससे हमें क्या मिलता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। और साथ साथ में बताया कि एक गैस रिलीज होती है और ये गैस जब किसी के साथ रिएक्ट करती है तो वो ब्लीचिंग एजेंट फॉर्म करती है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म करेगी, है ना। तो यहाँ से क्लिक हो गया, ये तो क्लियर हो गया है ना कि जो गैस है वो क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन गैस तो पक्का निकली होगी, राइट। साथ ही साथ जैसे ही आपको NaOH दिख जाएगा तो आपके मन में क्या क्लिक करेगा, क्लोर अल्कली मेथड, है ना, जिसमें क्या होता है, जब हम ब्राइन सोल्यूशन को यानी कि NaCl और वाटर को रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। जब हम इस क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, लाइम वाटर के साथ, देखो यहाँ लिखा है लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम OH2 लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ठीक है। और साथ साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर X क्या हो गया, क्लोरीन, और Y हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन, इफ़ योर मदर यूजेज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपकी मदर बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज़ कर ले तो टेस्ट में क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको समझना है कि जब भी बेकिंग सोडा के अंदर हम लोग एक माइल्ड एसिड मिला देते हैं यानी कि टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर को फॉर्म करता है, ठीक है। और जब बेकिंग पाउडर बनता है ना तो वो टेस्ट को हल्का बिटर बना देता है, ठीक है, बिटर बना देता है, राइट। सो हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक, तो टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बिटर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द टार्ट्रिक एसिड। हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड टू बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो मैंने अभी बताया, अगर आप बेकिंग सोडा में माइल्ड टार्ट्रिक एसिड मिला देते हो तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन एडिंग बेकिंग सोडा। सो टार्ट्रिक एसिड को अगर आप बेकिंग सोडा में मिला देते हो ना तो बेकिंग पाउडर फॉर्म होगा और वो क्या करता है ना, हमारे केक को फ्लफ़ी बनाने में हेल्प करता है, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि जब आप बेकिंग पाउडर को हीट करते हो और मिक्स करते हो पानी के साथ तो CO2 रिलीज़ होती है, ठीक है। और जो CO2 है वो हमारे केक को फ्लफ़ी बनाने में, उसको राइज अप करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो ये जो पैराग्राफ है ना ये उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि जब हम बेकिंग सोडा के अंदर माइल्ड एडिबल एसिड यानी कि टार्ट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करेंगे, उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, CO2 रिलीज़ होगा, है ना। और ये जो CO2 रिलीज़ हो रहा है, देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है वो हमारे केक को क्या करेगी, सॉफ्ट बनाएगी और स्पॉन्जी बनाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सो बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन NCERT को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाइट पाउडर इज यूज्ड
बाय द डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। देखो यहाँ पर फ्रैक्चर्ड बोन आ गया ना, वैसे ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए। फ्रैक्चर जब लगता है तो लोगों के ऊपर प्लास्टर लगता है ना, लोग प्लास्टर लगाते हैं। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब आना चाहिए माइंड के अंदर। सो राइट द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल फॉर्मूला। तो हमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखाना है। ये पाउडर कैसे फॉर्म होता है ये बताना है। और जब हम वाइट पाउडर के अंदर यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर पानी मिलाएंगे तो क्या होता है ना। इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और साथ ही साथ जब हम जिप्सम को बहुत ही ज़्यादा हीट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा 393 केल्विन के ऊपर हीट कर देंगे तो क्या होगा। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर देते हैं हम लोग। सो केमिकल फॉर्मूला जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट। उसके बाद पूछा था कि ये पाउडर जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो देखो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, जब हम जिप्सम को इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं सो इट लूजेज द वाटर मॉलिक्यूल। तो जो जिप्सम के अंदर जो पानी होता है ना वो चला जाता है, रिमूव हो जाता है, और क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो सारा पानी लूज हो जाता है और क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि व्हाइट पाउडर को अगर आप पानी के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा। तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो जिप्सम का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आप देखो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है ना, तो यहाँ पर पानी के साथ कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, इसी तरीके से जिप्सम था उसके आगे भी कुछ मॉलिक्यूल्स थे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसके पास भी वाटर के आगे कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, है ना। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। तो एक सॉल्ट के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो इसमें कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5। यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, तो यहाँ पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, 10। ये बात समझ आ गई। और लास्ट हमसे पूछा गया था कि अगर हम जिप्सम को 393 केल्विन से भी ज़्यादा हीट कर देंगे तो क्या होगा। तो भाई डेड बर्न्ड जिप्सम फॉर्म होगा, यानी कि बहुत ही ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ क्या होगा, उसके क्रिस्टल के कलर के साथ क्या होगा अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाई डू यू ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। फिर हमसे पूछा है कि जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो वॉल्स पे हमें ड्रॉपलेट्स क्यों नजर आते हैं। तो देखो जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करेंगे तो क्या होगा, जितना भी पानी है ना वो रिमूव हो जाएगा, जितना भी पानी है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब पानी रिमूव हो जाएगा तो जो हमारा सॉल्ट बचेगा उसका कलर क्या बचेगा, वाइट। ओके, ये याद रखना है। तो जो ब्लू कलर था ना कॉपर सल्फेट का, वो किस में टर्न हो जाएगा, वाइट में। कब, जब हम कॉपर सल्फेट को हीट कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो इसकी जो वॉल होती है ना टेस्ट ट्यूब की वॉल्स, यहाँ पर हमें देखो पानी के ड्रॉपलेट्स देखने मिलेंगे। क्यों, क्योंकि भाई कॉपर सल्फेट के पास अपना खुद का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अभी बताया था ना कॉपर सल्फेट 5H2O, यहाँ पर देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, 5 है। इसीलिए ये जो पानी है ना, जब आप हीट करोगे तो पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ेगा तो वॉल्स पे जाके स्टिक हो जाएगा, इसीलिए हमें ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द टेबल, नेम ऑफ द सॉल्ट, फार्मूला और बेस और एसिड बताना है। तो देखो यहाँ पर एक सॉल्ट गिवन है। मुझे पता है कि जो भी सॉल्ट बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एसिड और बेस, है ना। एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और क्या बनता है, सॉल्ट बनता है ना। अब इसका फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। मुझे कैसे पता चला यहाँ पे K2SO4 आएगा। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम के लिए K सिंबल होता है, सल्फेट के लिए SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये जो हमारा कंपाउंड है यहाँ पर जो ये जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है, यहाँ पर लिखेंगे 2 -2, राइट। और ये जो K है पोटेशियम उसकी होती है +1, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K के साथ क्या आएगा, 2, और सल्फेट के साथ SO4 है ना, SO4 इसके साथ क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पर SO4 ही रहेगा। ये बात समझ आ गई। इसी तरीके से अगर सोडियम सल्फेट लिखेंगे तो क्या आएगा, Na2SO4, ठीक है। अब हम बेस और एसिड समझते हैं। देखो यहाँ पर एसिड वो चीज़ होती है जिसके साथ हाइड्रोजन होता है, बेस वो चीज़ होती है जिसके पीछे OH लगा होता है ना। तो देखो वो आयनाइज करके OH बनाता है, राइट। तो यहाँ पर जो K है KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो SO4 है ना, ये देखो हमने ये एसिड सुना है ना H2SO4। तो जब हम H2SO4 ये वाला जो एसिड है उसको हम KOH बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा उसका क्या नाम होगा, पोटेशियम सल्फेट,
ठीक है। बाकी सभी सॉल्ट्स के जितने भी बेस और एसिड और साथ ही साथ फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कली एंड बेस। हमें एल्कली और बेस के बीच में डिफरेंस बताना है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली का एग्जाम्पल बताना है। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। तो जब हम बेसिस को पानी के अंदर डालते हैं तो वो कौन से आयंस रिलीज़ करेंगे? OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अब जो हर एक बेस होता है वो ज़रूरी नहीं है पानी में डिज़ोल्व होए, ठीक है। तो ऐसे बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए उसको एल्कली बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। सारे बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। एंड एल्कली इज़ अ बेस। एल्कली क्या होता है? एक बेस ही होता है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। इनका जो टच है वो कैसा होता है? सोपी नेचर का होता है। अब बेस है तो बिटर भी होगा, है ना, और कोरोसिव इन नेचर होगा। तो हमें ये समझ आया कि जितने भी बेसिस होते हैं वो सभी के सभी एल्कली नहीं हैं, ठीक है, पर जितनी भी एल्कली हैं वो सब के सब बेस हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमसे पूछा था स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली का एग्जाम्पल। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली का एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक एल्कली का एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसिड इन द फॉलोइंग। हमें इन सब में बताना है कि कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो विनेगर के अंदर क्या एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में और लेमन में सेम एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। इसमें भी सिट्रिक होता है और लेमन में भी क्या होता है? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज टैमरिन। टैमरिन का मतलब होता है इमली, और इमली में क्या प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। और जितने भी स्टिंग होते हैं, जैसे कि जो एंट के जो स्टिंग होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड, या फिर आप मिथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो मिल्क है यानी कि सोर मिल्क है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? ये तो सबको पता होता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH का क्या रोल होता है? तो pH का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अगर हमारे पास H+ आयन ज़्यादा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, अगर H+ आयन कम है तो वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे ना अगर एप्लीकेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एसिडिटी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किसी बेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर इनो खाते हैं, राइट। सो जो इनो है इन सब में क्या है? बेस प्रेजेंट होता है। जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब कि जो एसिड का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो जो एसिडिटी है उससे आराम मिल जाएगा। ये पहली एप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट है टूथ डिके से रिलेटेड। जब भी आप किसी भी फूड आइटम को खाते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में शुगर जाती है। शुगर क्या होता है? उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप टूथपेस्ट करते हो, है ना। उसको टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस होता है। तो एसिड बेस दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो ये जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड रेन है, या फिर फार्मर्स जो होते हैं जब उनकी सॉइल एसिडिक हो जाती है या फिर बेसिक हो जाती है तो कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, वो जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं वो सब आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक्वस सोल्यूशन होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर मेंशन है ना एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर एसिड का एक्वस सोल्यूशन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि एसिड जो है वो आयोनाइज होकर क्या रिलीज़ करेगा? H+ आयन रिलीज़ करेगा, ठीक है। अगर H+ आयन्स प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। वाई डज द ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। तो भाई चेंज कब होता है लिटमस का कलर? जब कोई चीज़ एसिडिक होगी या फिर कोई चीज़ बेसिक होगी। समझ में आई? अगर HCl की बात करें तो HCl ड्राई है तो उस टाइम कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, H+ आयंस और Cl नेगेटिव प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पर अगर हम HCl का सोल्यूशन ले लेते हैं तो क्या होगा? जो HCl है वो आयोनाइज होकर H+ आयन और Cl नेगेटिव देगा। तो HCl अगर एक्वस सोल्यूशन में डाला जाएगा तो ये H+ आयंस रिलीज करेगा, तो H+ आयंस अगर होंगे तो आपका जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे ड्राई HCl है तो नो आयोनाइजेशन, तो दैट्स वाई देयर इज़ नो कलर चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है वाई एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। नेक्स्ट पूछा है कि हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं ना कि एसिड के अंदर पानी, क्योंकि अगर आप बहुत सारा एसिड ले लोगे उसके अंदर पानी डालोगे तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगा। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ज़्यादा अमाउंट में पानी लेते हैं और उसके अंदर क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करते। वो इसलिए शो नहीं करते क्योंकि वो आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ आयोनाइज ही नहीं हो रही है इसका क्या मतलब है?
कोई चीज़ अगर आयोनाइज नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि आयन सी प्रेजेंट नहीं है। अगर आयंस प्रेजेंट नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। और अगर H प्लस आयन सी अवेलेबल नहीं है, एसिडिक कैरेक्टर भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस ऑफ बेस इज डिजॉल्व इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि एक बेस प्रेजेंट है। अगर इस बेस के अंदर तुम और हाइड्रोक्साइड आयन डाल दोगे और बेस डाल दोगे तो उसमें तो एक्सेस ऑफ बेस हो जाएगा, है ना। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अरे भाई ये तो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो OH नेगेटिव आयन विल इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस बेस, ठीक है। What effect does the concentration of H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। H प्लस आयन की वजह से सोल्यूशन का नेचर क्या हो जाता है, तो H प्लस आयन जो होता है ना वो एसिडिक नेचर देता है और OH नेगेटिव क्या देता है, बेसिक नेचर देता है। डू बेसिक सोल्यूशन हैव H प्लस आयन, क्या बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयन्स होते हैं, तो येस बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयन होते हैं बट लेस अमाउंट में, ठीक है, कम अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एडिंग HCl टू कॉपर ऑक्साइड द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस, व्हाट हैज़ हैपेंड टू कॉपर ऑक्साइड, गिव रिएक्शन। तो देखो जब आप कॉपर ऑक्साइड के अंदर HCl डालोगे तो कॉपर क्लोराइड फॉर्म होगा और साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा। ये जो कॉपर क्लोराइड है ना ये हमारे सोल्यूशन को ब्लूइश कलर में, ब्लूइश ग्रीन कलर में टर्न कर देगा, ठीक है, चेंज कर देगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ना वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, बेसिक। और जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, ऑन एडिंग HCl टू Na2CO3 ए गैस इज रिलीज, ठीक है। जब हम Na2CO3 में HCl गैस डालते हैं तो ए गैस रिलीज होती है, हमें नहीं पता क्या गैस है, ठीक है। जब ये ए गैस जो है वो लाइम वाटर के थ्रू पास की जाती है तो क्या होता है ये बताना है। अब उसके बाद इसी गैस को जब हम एक्सेस में डालते हैं, ठीक है, एक्सेस में पास करवाते हैं तो क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो जब हम Na2CO3 को HCl के थ्रू पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, NaCl बनता है, वाटर और CO2 रिलीज होता है। तो ये रही हमारी गैस CO2। जब इस CO2 को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, ये लाइम वाटर है CaOH2, जब हम CO2 को CaOH2 के साथ पास करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं वाइट PPT, ठीक है। इसकी जो PPTs है वो वाइट कलर की होती है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर और CO2 दे देते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को और ज़्यादा CO2 देंगे तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा, ठीक है, विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल। हमें 2 इंडिकेटर्स गिवन है, हमें बताना है कि जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो क्या कलर आता है, बेस में डालते हैं तो क्या कलर आता है। तो मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालते हैं तो रेड कलर आता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को जब बेस में डालते हैं तो येलो कलर आता है। फिनेफ्थलीन में क्या होता है, एसिड में वो कलरलेस रहता है और फिनेफ्थलीन बेस के अंदर पिंक कलर देता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं कवर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।